हेलो। ओके, आवाज़ आ रही है? नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन आज क्लास 8 हिस्ट्री अर्थात इतिहास विषय के अंदर आपकी पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के पहले अध्याय के संदर्भ में ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी पुस्तक कौन सी है और उसके बाद में आपके देखेंगे कि कितने अध्याय हैं और इसके बाद अपन आप आज के पहले अध्याय कैसे कब और कहाँ के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए इतिहास की और वीडियो को लैंडस्केप कर लीजिए यानी आड़ा कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम स्पीड में कर लीजिए, वॉल्यूम यानी तेज़ कर लीजिए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा सुनाई तेज़ से नहीं दे रही है तो आप एयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो। आपकी पुस्तक जिसका नाम है हमारा अतीत, जो इस तरीके से दिखती है, ठीक है, ये किताब है, अंदर से इस तरीके से दिखती है और मैं आपको लेके चलता हूँ अभी इस किताब के आपके विषय सूची पर, यानी कौन कौन से इसके अंदर अध्याय है। ओके, विषय सूची के अंदर अपन इसके अंदर 10 अध्याय देखेंगे, कैसे कब कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलो आज अपन आज के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो लो, करें शुरुआत। ओके, बिल्कुल, आप लोगों ने भी शायद किताब ओपन कर ली होगी, मैंने भी ओपन कर लिया। अब आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर बढ़िया, मैं कर लेता शुरू। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताऊंगा इम्पोर्टेंट। इतिहास होता क्या, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? यानी पुराना समय, यानी बीता हुआ समय। इतिहास का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ समय क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन अपन इसको पूर्णतः इतिहास नहीं कहेंगे, यानी बीते हुए समय के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को प्रभावित करें, उसे इतिहास कहेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, बीता हुआ समय, लेकिन ऐसी घटनाएं जो जीवन को प्रभावित करें, उसे क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ठीक है, चलो पहले अध्याय की बात करेंगे, कैसे कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी, ताजपोशी का मतलब है वो शासन पर कब बैठा, ठीक है ना, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। तो आपने ये बात सुनी होगी, भाई तब इतिहास वो है वो बहुत पका हुआ है, आप तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अपन इस धारणा को गलत साबित करेंगे और बढ़िया आसानी से, बढ़िया शानदार तरीके से इतिहास की तारीखों को याद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करते हैं, यानी पहले के ज़माने में और बाद के ज़माने में। अपने ऐसे कहते हैं ना कि भाई साहब, गांव वाले लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे ज़माने में तो यूँ हो, तो और थारे ज़माने में यूँ हुए, हमारे ज़माने में सगड़ा धोतिया पेरुड़ा फिरता, हर ज़माने में सब नेकरिया पेरुड़ा फिरे। तो ऐसी बात होती है कि नहीं होती है? तो पहले के जो ज़माना था उसको पहले शब्द दिया जाता है और बाद जो वर्तमान में अभी चल रहा है उसको बाद का ज़माना दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख कर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा।
या रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में, यानी जहन का मतलब होता है मन में, जहन का मतलब होता है मन में सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक, उत्सुक मतलब है मन में कुछ भी जानने की इच्छा होती है ना, उसको कहते हैं उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये इतने सारे जो प्रश्न अभी यहाँ पे उठे हैं, वो अगर आपके दिमाग के अंदर चीज़ें उठती है तो आप इस तरीके के सवालों का उत्तर ढूंढने का कुछ न कुछ प्रयास करेंगे कि कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा। अब इधर एक चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को देखो। वैसे आप चित्र बहुत देखते हो, मेरे को पता है, क्लास में जब फ्री बैठे रहते हैं तो चित्र देखने की मज़े लेते हो। आप कल्पना करो, इस पढ़ने से पहले इस चित्र को देखो क्या है। यानी यहाँ एक शेर है, शेर के आगे मतलब ये महिला खड़ी है, आप कहोगे तो लुगाई खड़ी है, और ये एक दादाजी है जो इसको कोई किताब दे रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कोई गिफ्ट दे रहे होंगे, बर्थडे गिफ्ट होगा, है ना। तो चलो, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ, हिंदुस्तान, उसके बाद में लिखा हुआ बाई जे रेनिल, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, और 1752 है, 82, 1782 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। चित्र में क्या है, ब्राह्मण है। ये जो लोग दिख रहे हैं वो कौन है, ब्राह्मण है। और ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1722, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। तो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने क्या किया, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम जिस व्यक्ति को सौंपा था उसका नाम था रेनेल। ठीक है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे, देखो भारत के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, इसके उपलक्ष्य ने कहा कि तुम भारत के नक्शे बनाओ, तो बन के करियो, नक्शा बनाना शुरू किया। समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। अब ब्रिटेनिया कौन है, ब्रिटेनिया जो है वो ब्रिटिश की सत्ता का प्रतीक है। और क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ को ब्रिटिश सत्ता के हाथों में सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। क्या बात लिखी है बेटे ने। देखो, अब वापस आओ इसके ऊपर। इस चित्र में क्या दिखा हुआ है कि अंग्रेजों जब अपने भारत में कब्जो करो, यानी अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर कब्जा किया था, पूर्णतः भारत के ऊपर अधिकार करने के बाद में, यहाँ पे एक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, उसने भारत के नक्शे बनाने का जो ठेका दिया था, जो टेंडर दिया था, वो दिया था रेनेल को। और रेनेल को बेटे को नक्शा बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। अब आपको भी स्कूल में कोई काम दे दे, 15 अगस्त आए और कह दे कि भाई चल भाई तू पानी पिलाना, तू चाय पिलाना, तो आप बड़ी मन और उत्सुकता के साथ कहते हो कि यार सर ने हमारे को पानी के लिए रखा है, तो आप बढ़िया कूद कूद के पानी पिलाते सबको। तो उसी प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को कहा कि भाई तू हिंदुस्तान के नक्शे बना। तो उसने नक्शे बनाना शुरू कर दिया, और नक्शे के अंदर एक चित्र ऐना बनाया कि जिसके अंदर ब्राह्मण लोग, ब्रिटेन की जो सत्ता है उसका नाम है ब्रिटेनिया, या जो महिला खड़ी है ना इसका नाम है ब्रिटेनिया, यानी ब्रिटेन की महिला शासक है जिसका नाम है ब्रिटेनिया को अपना शास्त्र भेंट कर रहे हैं, यानी अपनी प्राचीन पवित्र किताब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए और हमारी रक्षा कीजिए और हमारी संस्कृति की बचावट कीजिए, हमारे को बचाइए। ये इस तरीका का इसके अंदर कह रहा है। तो ध्यान रखना है बस आपको इतना ही कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे बनाने का काम किसको सौंपा, रेनेल को। ठीक है। और इस चित्र में क्या बताया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के लोग कह रहे हैं कि भाई आप हमारे इस पवित्र ग्रंथ को ग्रहण कीजिए, और इसमें ऐसा बताया गया है कि आप हमारी संस्कृति की रक्षा करो। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गप है। ठीक है, आगे देखो, चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशद का बोध कराता है। उपनिवेशाद का मतलब होता है किसी के गुलाम रहकर कार्य करना, या फिर इसके अंदर अपने ऐसे लिख सकते हैं, किसी के, उपनिवेश का मतलब होता है किसी के अधीन रहकर, किसी के अधीन रहकर कार्य करना, उसे कहते हैं उपनिवेश। ठीक है, आगे देखो,
ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। अब आप ये कल्पना करो, अब आप भी चाय पीते हो, मैं भी चाय पीते हूँ, आपके मम्मी पापा भी चाय पीते हैं, सब लोग चाय पीते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सबसे पहले चाय पीना कब शुरू हुआ होगा। यानी कोई व्यक्ति आया होगा, उसने कप में चाय ली गई होगी, पी होगी, और उसके बाद में शुरू हो गया कि भारत में चाय पी रहे हैं। ऐसा नहीं था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी अपन तिथि ज्ञात नहीं कर सकते या तिथि बता नहीं सकते। जैसे अपन कहते हैं कि भाई चाय पीनी कब शुरू हुई, तो इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। पहले किसी एक व्यक्ति ने पी होगी, उसको स्वाद अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी लुगाई को पिलाई होगी, फिर उसने अपने बच्चों को पिलाई होगी, फिर बच्चों का जहाँ रिश्ता हुआ उन रिश्तेदारों को पिलाई होगी। तो ये एक तरीके से चाल चलन और प्रचलन बढ़ गया, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद जब ये पूरे समाज में फैल गया, उसके बाद में कहा गया कि भाई चाय पीना शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखो। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि ही की बात कर सकते हैं, कि लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं कि जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। जब इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहास यह लिखते थे कि कौन से साल राजा का ताज पहनाया गया, यानी कब वो राजा बना, किस साल उसका विवाह हुआ, और किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, और कौन से साल उनसे कौन सी लड़ाई लड़ी, और वह कब मारा गया, या उसके बाद कौन सा शासक उसकी गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो जो इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, जो कि आपने देखी कि कौन सा राजा कब बना, किस तरीके से उसका शासन था, क्या पुत्र थे, वो सारी चीज़ें अपने इतिहास के अंदर देखते हैं। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा कि अब इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगा है। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं, वे क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, और संस्कृति समाज किस तरीके से बदले। तो इन सब चीज़ों के अंदर भी आजकल इतिहास काफ़ी रोचक जानकारी अपने को देता है। अब देखते हैं कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। बिल्कुल सही है कि इतिहास तब तक महत्वपूर्ण रहेगा जब तक अपन उसको पढ़ेंगे। आज ही सिलेबस चेंज कर दे और इन चीज़ों को हटा दे, तो अपने लिए ये इतिहास वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में खत्म होते हैं। हाँ, तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझना है कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। अंग्रेज़ों ने अपने भारत के ऊपर कब्जा किया है। तो भारत के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो यहाँ एक चीज़ थी महत्वपूर्ण। क्या चीज़ थी? कि इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होता है। तो जो अंग्रेज़ों का इतिहास है, या मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे एक बिंदु बना के कि अंग्रेज़ों का इतिहास कब शुरू होता है? तो कब होता है? गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से, यानी वॉरेन हेस्टिंग के काल से शुरू होता है। और ख़त्म कब होता है? यानी समाप्त, यानी अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम जो वायसराय था, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और अंतिम जो पद था वो था वायसराय का। यानी वायसराय क्या नाम है? लॉर्ड माउंट बेटन।
ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन, तो ध्यान रखना है भारत के अंदर अंग्रेजों के इतिहास की शुरुआत किससे होती है, तो होती है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल से, और आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में अंग्रेजों का शासन खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग, वेलेजली, बैटिंग, डलहौजी इत्यादि जो आगे दिए है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वापस यहाँ देखो इस चित्र में क्या दिया हुआ है, एक आदमी है घोड़े पे बैठा है, कहाँ जा रहा है, कोई शादी करने जा रहा है क्या। चलो, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, ऐड। जैसे आज आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और ऐड आती है ना, उसको बोलते हैं विज्ञापन। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लेप्टिन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा, ये जो फोटो में घोड़े पे बैठा है वो कौन है, ब्रिटेन की रानी। किसकी रानी, ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा जिसका नाम है ऑर्थर, जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। और राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कन्नौज की पदवी भी दी गई है। और पता है उदयपुर के अंदर जो फतेह सागर झील है, एफएस झील है, उसको ड्यूक ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है क्योंकि उसकी नींव जो है इसके द्वारा रखी गई। तो अब तक जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं एक बार उसको रिवीज करें, ताकि आपके इतिहास का जो इसके अंदर तथ्य दिया गया है कि इतिहास बहुत पकाऊ होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास पकाऊ नहीं होना चाहिए। इतिहास पढ़ो और आपको आनंद आना चाहिए। आनंद आए पर लेकिन वो आनंद वाला गम कहाँ गया। हाँ, क्या दिक्कत है भाई इनके। ओके, तो यहाँ अपन ने एक महत्वपूर्ण चीज़ जो देखी वो यही देखी थी कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे बनाने का काम दिया था। ठीक है, और ब्रिटेन की जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक कौन था, ब्रिटेनिया। ये ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक कौन थी, ब्रिटानिया थी। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों के इतिहास का शुरुआती गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। और भारत में अंग्रेज़ों का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में अंग्रेज़ों का यहाँ से इतिहास खत्म होता है। और 1922 के अंदर चाय के लिए विज्ञापन तैयार किया गया, जिसके अंदर ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन था, ऑर्थर, जो घोड़े के ऊपर बैठा है और चाय का प्रदर्शन कर रहा है। और ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कन्नौज की पदवी भी कहा जाता है, और जिसका संबंध अपने राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर एक फतेह सागर झील बनी हुई है, उसको ड्यूक ऑफ कन्नौज कहा जाता है क्योंकि उसकी जो नींव वगैरह है वो शायद इसने रखी होगी, या ऐसा कुछ इतिहास के अंदर अपने को बात देखने को मिलती है जो अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, अब आगे बढ़े। ओके, अभी जो नाम है ना, दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजली, बेटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पे गवर्नर जनरल या कुछ बन के आए थे वायसराय, ठीक है ना, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का भी कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बना हुआ था। और ब्रिटिश भारत का मतलब ये हुआ कि जिस समय भारत के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था तो उसे कहा जाता था ब्रिटिश भारत, क्योंकि जो लोग यहाँ कब्जा करके आए थे, यहाँ जो कब्जा कर रहे थे, जो अंग्रेज लोग थे वो ब्रिटिश के थे, इसलिए इसको कहा जाता था ब्रिटिश भारत। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उससे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हमें सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों के कोई मायने नहीं रखती।
और इनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती थी। फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इतिहास को अलग अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो देखो, पहले जो इतिहास था वो केवल इन अंग्रेज़ों के आसपास में ही घूमता था, तो हमारे भारत के लोगों को इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण योगदान था ही नहीं, या इसके अंदर अपने भारतीय लोगों के लिए कोई जगह थी ही नहीं। ठीक है ना? देखो, वॉरेन हेस्टिंग, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, वॉरेन हेस्टिंग भारत का कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था। और यहाँ पे इसका चित्र दिया हुआ है, ये ऐसे दिखता था भाई, बड़ा सा गोरा सा जैसे दिख रहा कोई लड़की हो। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। तो ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 के अंदर बना। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उसके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। आगे देखो, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो इसमें इस पार्ट के अंदर तो अभी तक ये वॉरेन हेस्टिंग आया जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, जो 1773 के अंदर बनता है। आगे देखो, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल खंडों में बांटा। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका हिंदी में मतलब है ब्रिटिश भारत का इतिहास। किसने लिखा? तो ये लिखा था 1817 के अंदर स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। अर्थशास्त्री का मतलब है अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखने वाला, और दर्शन राजनीतिक दार्शनिक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स मिल। और इसने किताब लिखी, और इसने किताब लिख करके इस किताब में बताया कि भारत के इतिहास को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला बांट सकते हैं हिंदू, यानी हिंदू राजाओं का इतिहास। उसके बाद में मुस्लिम, यानी जो आपके जितने भी मुगल वगैरह आए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है वो ब्रिटिश, यानी मुस्लिम के बाद में अपने भारत के ऊपर जो शासन होता है वो होता है ब्रिटिश का। और ब्रिटिश के बाद में अपन 1947 में आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है ना। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने वाला व्यक्ति कौन है और किताब कौन सी है? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, जो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? अगर आपने इस तरीके से लेके चलेंगे तो कोई समस्या आएगी कि भाई पहले वो राजा, जो राजा हिंदुस्तान के थे, उनको हिंदू और इतिहास कहा जाता था, फिर मुस्लिमों ने आकर के दिल्ली सल्तनत और इनकी स्थापना की, जैसे कि आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के ऊपर किस तरीके से रजिया सुल्तान बनी थी और ये सारा शासक बड़ा। तो वो हो गया आपका मुस्लिम। और जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कब्जा किया और फिर भारत आज़ाद हुआ, तो वो हो गया ब्रिटिश इतिहास। आगे देखो, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हाँ, एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच में आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी साझेदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। ये ध्यान रखना। जेम्स मिल क्या लिखता है? जेम्स मिल लिखता है कि भारत में जब अंग्रेज आए थे, उससे पहले देखो, भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। तो यहाँ जेम्स मिल बहुत अच्छी बात लिखता है कि जब हम भारत के अंदर आए थे तो तब यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। यहाँ केवल धार्मिक बैर था, यानी तूने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, तूने मेरे भगवान को ये कैसे कह दिया, हम तुम्हारा यूं कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद में जातिगत बंधनों कि तू उस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, तेरे लिए वो, मेरे लिए वो, इस तरीके से आपस में लड़ते थे। ठीक है। ओके, आगे देखो। तो इसने 3 काल खंडों में अपने इतिहास को बांटा। काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके में किसी प्रकार की समस्या दिखाई देती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है।
कि हम एक दौर की खासियत और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, और उसने क्या चीज़ लिखी कि भारत के अंदर हम जब आए थे तब अंधविश्वास का बोलबाला। और आगे लिखा था, मिल की राय है कि मिल क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य की राह पर ले जा सकता है। अब ये क्या लिख रहा है कि जब अंग्रेज भारत में आएंगे तो भारत को सभ्य की राह पर ले जा सकता है। ठीक है ना, सभ्य का मतलब सही दिशा में। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुख जीवन प्रदान किया जा सके, और उसका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद से या अंग्रेज़ों की मदद किए बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता। देखो कितनी मोटी बात चेप रहा है। क्या कह रहा है कि भारत को अंग्रेज़ों की मदद लेनी चाहिए और अंग्रेज़ों की मदद किए बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता। ऐसी बातें कौन कहता है? मिल कहता है। और मिल की पुस्तक क्या है? तो ध्यान रखें, मिल की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसके अंदर भारत के 3 इतिहास बांटे गए हैं, हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। याद रह जाएगा? ठीक है। गतिविधि क्या कह रही है? अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाइए। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों का किस तरह तय किया। ठीक है, ओके। आगे देखो, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। और क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करना ही क्या जरूरी है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें शायद याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। इसमें यह बताया गया है कि भाई हम अगर इतिहास को एक ही तरीके से पिरोना चाहें तो नहीं पिरो सकते, क्योंकि इतिहास अलग अलग समय पर बदलता रहा है। और अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए प्राचीन वर्गीकरण से हटकर इतिहास, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन इतिहास, अगर भारत के संदर्भ में इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो इन सभी इतिहासों को हटाकर अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत को इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सा इतिहास? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो भारत के इतिहास की अगर बात करें तो भारत के इतिहास को अपन 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन जेम्स मिल की पुस्तक के अकॉर्डिंग बात करें तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई, और पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जो आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं और औपनिवेश का अर्थ क्या है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका, यानी किसी के अंडर रहकर आप कार्य करते हो, यानी किसी के अधीन रहकर आप कार्य करते हो, तो उसे कहा जाता है औपनिवेशिक युग। और भारत में औपनिवेशिक युग कब था? जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया।
आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात कर के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण ये बदलाव आए। तो यहाँ देखो, उपनिवेश का मतलब ये है कि भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। अब कैसे कब्जा किया, तो एक स्टोरी सुनो। मतलब ऐसे अपन बात करते हैं कि भारत की खोज जो हुई थी वो 1498 के अंदर हुई थी। भाई कब हुई थी? आपने पढ़ रखा है कि भारत की खोज है वो 1498 में की थी। किसने की थी? तो नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा व्यक्ति था और जो भारत के अंदर केरल तट पर आया था। तो वो जब केरल में आयो नहीं, जिना हाथी देखियो अपने भारत का लोग बेटा है भोड़ा है। अपन भोले बहुत ज़्यादा रहते थे। पीछे पीछे वाले जमाने की बात करें तो अपन ऐसे मानते थे कि भारत को कहते अतिथि देवो भव। कोई चोर आज इन काढ़ो तो ही कह रहे बापड़ो मेहमान आयो, कहीं आयो मेहमान आयो। तो ये जब भारत में आया तब उसने यहाँ पे देखा तो अपने यहाँ के लोग क्या है कि बहुत सेवा साकरी बहुत करते हैं। आप गांव में चले जाओ, आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो गांव में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे लोग। तो ये इतना इसका आदर भाव देख करके लगा कि यहाँ लोग तो सारे डपोड़ हैं। और अपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट मसाले और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये यहाँ से नाव भर करके लेके चला गया आपके वहाँ ब्रिटेन। और वहाँ जाके इसने अपने जो साथ में लेके गए थे कट्टे भरकर साथ में जो चीज़ें लेके गया तो उससे उसने इतना मुनाफा कमाया कि उसकी आने वाली 4-5 पीढ़ियाँ आराम से खा सकती थी। तो इसके अंदर लालच पैदा हो गया और धीरे धीरे उधर से आने शुरू हुए। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऐसे करके बहुत सारे लोग आए और धीरे धीरे उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इन्होंने पता है क्या चीज़ें की, इन्होंने किस तरीके से क्या चीज़ें की देखो। ओके, तो वो लोग भारत में आए और भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। और भारत के ऊपर कब्जा करने के बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लोगों से कर वसूला, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत में ख़रीदा और बड़ी ऊंची कीमतों में बेचा। फिर फसल जो महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल होती है उससे खेती कराई। और इन सारी चीज़ों से इन्होंने बदलाव किए। जब एक देश से दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक जब एक देश से दूसरे कौन माता खा रहा है। हाँ, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद की रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश से दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, औपनिवेश किसे कहा जाता है कि जब एक देश से दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। अब आगे की जानकारी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और अन्य आपके सब्जेक्ट की जो भी है आपका सब्जेक्ट उसको प्लेलिस्ट में देख करके पढ़ सकते हैं।